नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। पिछले क्लास में हम इस स्लाइड तक पढ़े थे द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। ये जो क्लास है ये नाज़िम एंड द राइज ऑफ हिटलर का सेकेंड वीडियो है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो इसके पहला नंबर वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इससे देखने से क्या होगा कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगी और आपको आपकी तैयारी करने में, जो टर्म 2 का तैयारी है वो करने में आसानी होगी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ वॉर की। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो एक थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब एक बेसिक क्लास, एक रनिंग क्लास इसमें ले लेते हैं। क्या था? अभी तक हम लोग जानते हैं सर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल और एलाइड दो ग्रुप में बट गए थे पूरे कंट्री। इस वॉर के बाद साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल इफेक्ट दुनिया में बहुत ज्यादा आया, जिसमें एक यूरोप जो था वो बहुत सारे डेबिटर, जो पहले डेबिटर हुआ करता था, वो क्रेडिटर में कन्वर्ट हो गया था, है ना। क्रेडिटर से डेबिटर में कन्वर्ट हो गया था। वाइमर रिपब्लिक जो है वो पूरी तरीके से जर्मनी को ह्यूमिलिएशन किया। वाइमर रिपब्लिक जो था उसका ह्यूमिलिएशन हुआ एलाइड के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे चीजों में चेंजिंग आई, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसका क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। देखिए हुआ क्या कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली इंक्रीज बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 के बाद, जब वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था पूरे जर्मनी में और पूरे यूरोप में कह सकते हैं आप। तो जब पूरे यूरोप में ये देखने को मिला कि सर जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ, जो रेडिकल्स होने लगे लोग, वो 1923 के बाद ही ऐसा हुआ है। और ये जो समय था वो इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था। ठीक, जर्मनी जो लड़ाई लड़ी लार्जली ऑन लोन्स, यानी कि आपको बताया गया था, इसके पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया कि जो वॉर था सर उसमें बहुत सारे देश ह्यूज अमाउंट में वॉर लोन लिए। और आपको पता है कि जब लोन लिया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट चुकाने के लिए जो यूरोपियन कंट्री था, है ना, वो क्या किया था कि गोल्ड के बदले वो सभी अपना अपना क्या किए थे? लोन लिए थे। जिसके कारण जिसके जितने भी रिजर्व थे, गोल्ड रिजर्व एट ए टाइम व्हेन रिसोर्स वेयर स्केर्ड। ठीक, तो देखो क्या हो गया कि 1923 में आपको पता है कि वर्साइल के ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे चीज बोला गया कि आपको देना होगा। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज कर गया कि सर हमसे पार नहीं लगेगा। तो जर्मनी में जो चीजें हुई थी वो इंडस्ट्रियल एरिया, है ना, रिच कोल एरिया, उसके बाद इसके बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे नगद क्राइसिस, नगद इनकम इसको जीतने वाले देशों को दिया गया था एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर। अब देखिए क्या हो गया कि इसके कारण जब वॉर होता है तो वॉर के समय में दो तीन घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। एक, बहुत सारे चीजों का खपत बढ़ जाता है ना। तो ऐसे हालत में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो ये प्रोडक्शन को कंज्यूम नहीं हो पाया, और जब ये कंज्यूम नहीं हो पाएगा सर तो यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट हो गया था, लेकिन वो कैपिटल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन आया, है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी अबाउंडेंटली। जैसे ही इन्फ्लेशन आया, है ना, हम लोग इसी इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो जर्मनी क्या किया? बहुत सारा रुपया छाप दिया, है ना। इट रिजल्टेड इन द शार्प फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क ड्यू टू विच प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। ज्यादा रुपया छापने से क्या होगा कि प्रत्येक लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ गया, और जब ज्यादा पैसा आया तो जो गुड्स थे, है ना, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और जब बहुत ज्यादा बढ़ गई अमाउंट तो क्या हो गया, ऐसे स्थिति में जर्मनी में कोई सामान नहीं था, रुपया सभी लोगों के पास था। तो आप कह सकते हैं कि एक एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को एक एक बैलगाड़ी पैसा ले जाना पड़ता था। दिस क्राइसिस कम टू नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। इस क्राइसिस को हम लोग कहते हैं महा महंगाई, या इसी को कहा जाता है मंदी, है ना, इसी को कहा जाता है मंदी। एट लास्ट द अमेरिका इंट्रोड्यूस द दवस प्लान, इट हेल्प जर्मनी टू ओवरकम द क्राइसिस। अमेरिका जो था वो दवस प्लान इंट्रोड्यूस किया, जो कि जर्मनी को मदद करता क्या, इस हाइपर इन्फ्लेशन से निकलने के लिए। द प्लान रिवर्क द टर्म ऑफ रिकैप्रेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। इसमें क्या था कि प्रत्येक जर्मन्स के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है ना, दीवान्स प्लान के मुताबिक। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। देखिए 3-4 चीजें यहां पे है जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वॉर लड़ने के लिए सर, जो वॉर लड़ने के लिए जो देश है अमेरिका, वो प्रत्येक देश को लोन देती है पहले तो, और जब वो लोन दे देती है तो उसके बाद जब वो लोन रिकैप्चर नहीं हो पाता है तो अमेरिका के पास भी पैसा नहीं बचता। जो देश वॉर लड़ रहे थे, है ना, जब वो लड़ रहे थे लड़ाई, तो क्या हो रहा था धीरे धीरे कि जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी फाइनेंस गड़बड़ा रही थी, जिसके कारण जो भी फार्मर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मनी लेंडर्स थे, सबका पैसा मार्केट में चला गया। और जब सबका पैसा मार्केट में चला गया तो वापस आया नहीं, जिसके कारण बहुत सारी कंपनी उससे बचने के लिए अपना जो है शेयर वो बेच दी। सडनली इतना बड़ा उतार चढ़ाव आने से क्या हो गया कि पूरे यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, है ना। तो इसी को पढ़ना है हमें। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काउज शार्प फॉल इन डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स। जैसे ही डिप्रेशन हुआ, समझ गए, जैसे ही डिप्रेशन हुआ तो जो एसेंशियल चीज होते हैं उसकी प्राइस नीचे गिर गई, और जैसे ही प्राइस नीचे गिरी तो जो फार्मर थे, जो ट्रेडर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए सर। मतलब आप ऐसे समझिए कि 1 केजी चावल जो है 1 केजी ऑफ राइस उगाने में किसान को 5 रुपया खर्च हो रहा हो और बिक रहा हो 50 पैसे में, 0.5 रुपीज में। तो बताइए कि अब ये किसान क्या करेगा, है ना, इसको तो पूंजी भी बाहर नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी गजब का सफर किए इसमें। इवन अमेरिका कुड एस्केप फ्रॉम दिस क्राइसिस, है ना। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, प्रत्येक देश में होता है, वो क्या किया, क्रैश कर गया। और जो जर्मनी में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी की बात हो रही थी, वो टोटल किस पर डिपेंड था, यूएसए पर। तो यूएसए पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी की बात हो रही थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई। और 3 साल तक बिटवीन 1929 टू 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल्स बाय हाफ। जो नेशनल इनकम था यूएसए का वो आधा हो गया। तब आप बताइए कि यूएसए अपना काम करेगा कि वो जर्मनी में जाके इन्वेस्ट करेगा? ऑफ कोर्स अपना काम करेगा। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन को मंदी कहा जाता है। रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे यूएसए में जब रिसेशन आया तो ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला, है ना। और जर्मन इकोनॉमी वाज सेवरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी का जो इकोनॉमी था वो भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। आप कह सकते हैं कि 1932 में जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% था, है ना, जो 1932 में जो 100% हुआ करता था वो रिड्यूस होकर के 40% आ गया, समझ गए। यानी 1929 में जो 100% प्रोडक्शन था वो घट के कितना हो गया, 40%। तो यही था द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, है ना। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीजें थी उसका दाम बढ़ रहा था, एकाएक डिप्रेशन आ गया पूरे बाजार में,
अब जब बाजार में डिप्रेशन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जर्मनी बहुत सारा नोट छाप दिया। तो जिसके कारण क्या हो गया कि जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से उसको अमेरिका संभाले हुए था। और जब ये डिप्रेशन आया, डिप्रेशन का मतलब होता है कि पैसा की कमी हो जाना, और जब पैसे की कमी हो जाएगी तो अमूमन बात है कि जो चीजें हैं, जो पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी जब लोगों में, तो क्या होगा, चीजों का जो डिमांड है वो घट जाएगा। और जब डिमांड घट जाएगा तो लोग क्यों उपजाएंगे जी? जैसे अगर किसान 1 kg राइस उगाने के लिए 5 रुपया होता है खर्च, और अगर उसको मार्केट से 0.5 रुपया मिलेगा तो मजदूरी करना पसंद करेगा, वो कोई किसान नहीं करेगा। तो 1-2 साल के बाद क्या होगा, टोटल अनाज खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई सर कि जब लोग अपना पर्सनल लाइफ भी अच्छे से जी नहीं सकते थे। इस चक्कर में क्या होगा कि जो भी कंपनी थी वो अपने क्या किया, जो भी एम्प्लॉय था उसको हटा दिया। तो देखो कि जब वहां पे ग्रेट डिप्रेशन है तो इस तरीके से तख्ती लेके लोग घूमते रहते थे रोड पे, प्लीज गिव माई डैड ए जॉब। ये बच्चा अपने पिताजी के लिए एक जॉब खोज रहा है। ये आदमी देखो गले में बांधा हुआ, आई नो 3 ट्रेड, आई स्पीक 3 लैंग्वेज, फाउट फॉर 3 years, have 3 children and no work for 3 months, but I only want 1 job। इतना स्किल्ड लोगों के पास भी जॉब नहीं था। यहां देखिए ये लोग ऐसे गला में बांध बांध के घूमते रहते थे, है ना, कि कोई हमको काम दे दो। काम मिल नहीं रहा था क्योंकि सभी को रिसेशन से निकलना था। अब उसके यहां पे आता है कि सर ये जो रिसेशन होते हैं ये होता क्या है? तो रिसेशन refers to slow down in the economic activity, usually due to the fall of a spending level, fall of GDP and profit, a rise in unemployment are the few indicators of the economy in the recessionary phase। क्या है रिसेशन किसको कहते हैं? तो जब क्या हो, फॉल ऑफ जीडीपी हो, फॉल ऑफ प्रॉफिट हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए सर, है ना, स्पेंडिंग लेवल लोगों का बढ़ जाए, तो और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए। हम लोग जो काम करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो काम करते हैं सर उसको 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पहले को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है क्या, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और टर्सरी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं क्या, नौकरी पेशा, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब आता है कि कहीं भी रिसेशन होता क्यों है? कहीं पर भी रिसेशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इकोनॉमिक शॉक। इकोनॉमिक शॉक का मतलब क्या होगा कि एकाएक बहुत ज्यादा इनकम घट गया और खर्च बढ़ गया। जैसे भी देखो हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के कारण आया है ना। कोरोना वायरस में क्या होगा, सभी जगह लॉकडाउन लग गया, लेकिन लोग जो बीमार हो रहे थे वो खर्च कर रहे थे, अपने बचाने के लिए तुमको खर्च करना पड़ेगा। दूसरा आता है एक्सेसिव डेबिट पर। जब बहुत ज्यादा आप कर्ज लीजिएगा तब जाकर रिसेशन होगा, है ना। टू मच लोन आर अनेबल टू रीपे। इतना ज्यादा कोई आदमी, कोई देश इतना ज्यादा लोन ले ली कि उसको अब वो रिपे नहीं कर पाएगी, तो ऐसे को कहा जाता है एक्सेसिव डेबिट के कारण रिसेशन। एसेट्स बबल्स। एसेट्स बबल्स क्या कहलाता है? व्हेन इन्वेस्टमेंट बिकम टू ऑप्टिमिस्टिक about a stock and keeps on investing and it's bust। हुआ क्या कि सर आप इतना ज्यादा स्टॉक कोई चीज का बना लिए, इतना ज्यादा स्टॉक बना लिए कि अब वो बिक नहीं रहा, तो रिसेशन आ जाएगा। हाई इन्फ्लेशन के कारण, बहुत ज्यादा महंगाई के कारण रिसेशन आता है। गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कुड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, दिस में स्लो डाउन द इकोनॉमी। उसके बाद आता है हायर डिफ्लेशन, है ना। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सब जो है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या होगा कि जॉब चले जाएंगे लोगों की। अब जब जॉब चले जाएंगे तो वो अपना जिंदगी तो जिएगा भाई। तो ये सब काउज होते हैं रिसेशंस के। अब कैसे समझेंगे कि कोई इकोनॉमी रिसेशन में है? तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है जिस पर हमें काम करना। अगर जीडीपी निगेटिव हो जाए, है ना, जीडीपी निगेटिव कब हो जाएगी? जब आपका एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा इंपोर्ट। जितना आप दूसरे देश को सामान बेचते हैं जितने मूल्य का,
उससे ज्यादा मूल्य का सामान जब आप खरीदने लगेगा तो उसको निगेटिव जीडीपी कहते हैं। रियल इनकम क्या हो जाए, घट जाए, रियल इनकम जो है वो घट जाए, जिसके कारण क्या होगा, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ घट जाएगी, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, है ना, लो मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। तो इस तरीके से अगर चीजें हो रही है तो समझ लेना है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन आ गया है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो काउज ऑफ रिसेशन की बात करेंगे, जिस पर बात भी किए थे। हायर इंटरेस्ट रेट, फेल ऑफ प्राइस, फॉल ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, क्रेडिट क्रंच और राइजिंग ऑयल प्राइस, ये सभी अगर ऐसा हो रहा हो तो समझिए कि रिसेशन आएगा। यही मेनली कारण होते हैं कोई भी रिसेशन के, जिसके बारे में हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर लिए हैं। अब देखिए क्या है कि काउज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 से 33, 1929 से लेकर के 33 तक जर्मनी में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, है ना। और ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है ये 4-5 फैक्टर पर काम करते हैं। जैसे सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम, बैंक के ऊपर ही बहुत सारा लोन हो जाए। दूसरा कैसे होता है सर, तो ओवर प्रोडक्शन, किसी भी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। अंडर कंजप्शन, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा बोला जा रहा है कि प्रत्येक आदमी को एक दिन में कम से कम 1 एप्पल खाना चाहिए। अब लोग के पास इतना पैसा है नहीं कि वो 1 एप्पल खाए, तो इसको कहते हैं अंडर कंजप्शन, है ना। तो ये यहां से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकती है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कर जाए सर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कर जाए, है ना। और रिपब्लिकन पॉलिसी, ये पॉलिसी से भी रिसेशन आने का चांसेस होता है। तो 1929 से 33 तक जर्मनी में यही सब चीजें हुई जिसके कारण वहां पे इकोनॉमिक क्रैश किया। अब हमें पढ़ना है कि हिटलर्स राइज टू पावर, एन ओवरव्यू ऑफ द काउज ऑफ हिटलर राइज टू पावर इन जर्मनी। क्या कारण रहा कि हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, है ना, राइज टू पावर। कुछ तो कारण रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो सिंबल है वो हिटलर के फ्लैग के बीच का सिंबल है, इसको स्वास्तिक कहा जाता है। देखिए सबसे पहले ये साहब हिटलर है ना। और हिटलर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले इनका ईयरली लाइफ समझना होगा। कब पैदा हुआ जी, तो 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, है ना। अब उस समय का जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन था जर्मनी का, वो हिटलर को पावर देने में मदद किया। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, इसको बहादुरी के लिए मेडल भी मिला। आफ्टर वर्साइल ट्रीटी ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919। 1999 में हिटलर ने क्या किया कि जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसको बाद में इन्होंने नाम बदल करके नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना, NSFGWP, यही है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में हिटलर प्लान किया, है ना, कि हम लोग क्या करेंगे सर, बेभोरिया नाम का एक देश है उसको क्या करेंगे, जीतेंगे, और बर्लिन को जीत करके कैप्चर करके पावर अपने हाथ में ले लिया जाएगा। लेकिन उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। बाद में जब हिटलर रिलीज होता है तो इसके बाद की स्टोरी हमें यहां से मिलती है। देखिए आफ्टर 29 बैंक कोलैप्स हो चुके थे, बिजनेस शटडाउन था, लोगों के पास काम नहीं था। तो ऐसे स्थिति में लोग क्या है, नाजी प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में कि प्रोपेगेंडा होता क्या है ना। और ये लोगों को सपना दिखाना स्टार्ट किया कि जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा मजे में रहेंगे, आप हमारी बात को मानिए। बेटर फ्यूचर के बारे में इन्होंने बताया, है ना। 1929 में जब नाजी पार्टी चुनाव लड़ी तो इसको वोट आया 2.6%, है ना। और इनेबली जर्मन पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसमें इसको 2.6% वोट आ गया। By 1932 it had become the largest party with 33% of vote,
देखिए कितना ज्यादा विकास किया है। 1928 में हिटलर को आया है 2.6% वोट, जबकि 1932 में 4 साल के बाद जब इलेक्शन होता है सर, तो इसको कितना परसेंट वोट आता है? 37% वोट। और जब 37% वोट आता है तो क्या होता है कि ये बन जाता है वहां का चांसलर। और चांसलर बनने के बाद हिटलर जो बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस था क्या कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेशन का विकास करेंगे, समझ गए। और जब जब बाबू नेशनलिज्म लोगों पर हावी हुई है, तब तब कोई इस तरीके का लीडर आया है। जब जब नेशनलिज्म हावी होगा तब तब, है ना। अंडू द अनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी, इन्होंने क्या बोला कि वर्साइल ट्रीटी का जो हम लोग को भुगताया गया है वो उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे, डिग्निटी लाएंगे जर्मन पीपल का, है ना। एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट पीपल, यही काम देखो मोदी जी बोले थे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, है ना। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएगा, पाकिस्तान घुटने पर होगा, टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, काला धन आएगा, एकदम अच्छा अच्छा वादा। तो यही कहने कि 2014 में वो आए। ठीक उसी तरीके के बहुत सारे प्रोपेगेंडा हिटलर बनाया था। ही प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, इन्होंने बोला कि सर युवाओं को तो मत पूछो, घर बुला बुला के नौकरी दिया जाएगा। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, बोला कि जितने भी विदेशी कर्ज सब खत्म हो जाएगा, है ना। फॉरेन कंस्पिरेसी को हटाया जाएगा, है ना। और जर्मनी क्या है, एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। यहां से हमको समझना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा था हिटलर के समय में। सबसे पहला हिटलर एक इस तरीके का रेड फ्लैग बनाया और उसमें इस तरीके का स्वास्तिक का साइन दिया गया। ये देखिए स्वास्तिक का साइन है ना। तो द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लाइज आफ्टर एवरी स्पीच वेयर नाउ डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ हिटलर। गजब गजब चीज कर रहा था हिटलर। एक अलग झंडा बनाया, एक अलग सैल्यूट बनाया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, है ना। प्रोजेक्ट ये किया जा रहा था कि हिटलर पैदा नहीं हुआ है, अवतरित हुआ, समझ गए। उसके बाद ए सीवियर एज समवन हु हैज अराइव्ड इन द हेल्प ऑफ जर्मनी, ये ऐसे मसीहा है जो पैदा हुए हैं, ये जर्मनी को मदद करने के लिए आए हैं, भगवान इनको बना के भेजे हैं। और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में इस तरीके का नारा हिटलर को बना दिया क्या, वहां का चांसलर। तो मेनली कहानी स्टार्ट होती है हिटलर की कब से, 30 जनवरी 1933 से, जब प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड हिम चांसलरशिप टू द हिटलर। 33% वोट आने के बाद हिटलर को वहां का चांसलरशिप बनाया गया, चांसलरशिप दिया गया। ये जो चांसलरशिप होता है ना, ये जो चांसलरशिप होता है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इक्वल होता है, ठीक। एट वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर आफ्टर गेनिंग पावर, हैविंग एक्वायर्ड टू द पावर सस्पेंशन फॉर सिविल राइट्स। सबसे पहले तो ये क्या किया, सिविल राइट्स को खत्म किया। उसके बाद वैसे स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल्स, है ना, वैसे स्ट्रक्चर को ही खत्म करना स्टार्ट किया जो कॉमनली डेमोक्रेटिक रूल्स के बारे में बताता था। तो ये सब काम हिटलर के द्वारा किया गया। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा इज ए कम्युनिकेशन दैट इज प्राइमरली यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस एंड फर्दर एन एजेंडा which may not be objective and may be selectively presenting facts to enough a particular synthesis or prescription or using loaded language to produce an emotional rather than a rational response to the information। प्रोपेगेंडा वैसा प्रत्येक चीज को कहा जा सकता है जो लोगों को ये बताए, मतलब उसके सेंटिमेंट के साथ खेलना। एक ऐसा वाक्य हो, एक ऐसा फिगर हो जो लोगों को सेंटिमेंट के साथ जोड़े।
जैसे देखिए कि कार कंपनी थी, ये कार कंपनी क्या लिखता है, व्हेन यू राइड एलोन यू राइड विथ हिटलर। जब इस कार पर आप अकेले जाएंगे तो आप समझिए आप हिटलर के साथ बैठे हैं। ज्वाइन ए कार शेयरिंग क्लब टुडे। ये जो कार शेयरिंग क्लब है ये बोलता है कि अगर आप अकेले कार चला रहे हैं तो समझिए कि हिटलर के साथ बैठ के कार चला रहे हैं। तो ऐसे ही चीजों को प्रोपेगेंडा कहा जाता है ना। ये जो बोला जाता है ना कि फेयर एंड लवली लगाने से एचडी निखार आएगी, तो ऐसा होता नहीं है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। ठीक, अब आता रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमी को हिटलर साहब ने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम था हजमलर सचाते। ये इकोनॉमिस्ट था। इसको बोला गया कि भैया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि अपना इकोनॉमी को रिकवरी करो, और इसका जो मेन जो एम था वो प्रोडक्शन करवाना था और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था। कैसे, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब ऐसे समझो इसको कि सरकारी काम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ज्यादा ज्यादा लोगों को सरकारी काम दिया जाए, मैं सरकारी नौकरी दी जाए। ही प्रोजेक्ट प्रोड्यूस अ फेमस जर्मन सुपर हाईवे। ये क्या किया, सुपर हाईवे बनाया जिसको नाम दिया गया जर्मन सुपर हाईवे। इसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली। उसके बाद एक कार बनाया जिसका नाम है वोल्क्सवैगन। वोल्क्सवैगन एक कार बनाया गया। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933। 1933 में हिटलर एक ग्रुप बनाया, जैसे अभी तुम लोग देख रहा होगा कि यूरोप और जो क्या इसका नाम है रूस और इसके बीच को जो झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नाटो के कारण हो रहा है। वैसे लीग ऑफ नेशन बनाया गया जिसमें रीनलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये सब मिलके जुड़ गया है ना। रीनलैंड 1936, ऑस्ट्रिया 1938, और एक स्लोगन दिया गया, वो क्या था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि किस तरीके से इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन। मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। करना क्या है आपको, दो काम करना, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स who are your friend and they wants to score more and more approx 90 to 95% marks in social science। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।